नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास कातिल कौन, पार्ट 5। शांता किचन में थी जबकि जयंत वहां पहुंचा। आज रचना नहीं दिखाई दे रही, वो बोला। मैडम अपने कमरे में है, चाहती हैं कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। क्यों? वजह नहीं बताई। खैरियत तो है? इस बाबत भी कुछ नहीं बताया। कोई नाश्ता वाश्ता किया या नहीं? नहीं। कमाल है, मैं देखता हूँ। जाने दीजिए, मैडम ने बोला ना कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। अरे मैं कोई थोड़ी ही हूँ, मैं हूँ। मर्जी आपकी। जयंत किचन में से निकला और उस गलियारे की ओर बढ़ चला जिसमें रचना का बेडरूम था। शांता फिर अपने किचन के काम में जुट गई। एकाएक गलियारे में धम धम करते दौड़ते कदमों की आहट हुई। फिर उसे जयंत की बदहवा सूरत दिखाई दी। उसके होश उड़े जान पड़ते थे। तत्काल किसी भारी अनिष्ट की आशंका से शांता का दिल लरजा। क्या हुआ? वो सशंक भाव से बोली। डॉक्टर? जयंत अपनी उखड़ती सांसों पर काबू पाता फंसे कंठ से बोला। डॉक्टर पाटिल को फोन कर। फोन न मिले तो खुद दौड़ के जा। क्या हुआ? शांता के मुंह से सहमी आवाज निकली। जयंत ने जवाब न दिया। वो तत्काल घूमा और हॉल से ऊपर जाती सीढ़ियों की ओर बढ़ चला। उसके हाथ में कुछ था, लेकिन शांता न जान पाई कि क्या था। शांता लपकती हुई फोन पर पहुंची। उसने इमरजेंसी का हवाला देते हुए डॉक्टर पाटिल को फोन किया। रिसीवर वापस रखकर वो गलियारे की तरफ लपकी। रचना के बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचकर उसने उस पर दस्तक दी। कोई जवाब न मिला। हिचकते झिझकते उसने दरवाजे को धक्का दिया और भीतर कदम डाला। बेड के पायतने पर पहुंचकर वो ठिठकी। जो नज़ारा उसे दिखाई दिया उसने उसके प्राण कंपा दिए। उसने बोलने की कोशिश की तो लगा जैसे जुबान को लकवा मार गया था। उसे लग रहा था जैसे वो लाश को देख रही थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि छाती उठ गिर रही थी। देवा! बड़ी मुश्किल से वो बोल पाई। देवा रे! तभी डॉक्टर पाटिल वहां पहुंचा। उसने रचना का सरसरी तौर पर ही मुआयना किया तो वो घबरा गया। ओ गॉड! उसके मुंह से निकला। एम्बुलेंस! पुलिस! पानी में साबुन घोल के ला। वो शांता से बोला। जल्दी! गोली की तरह जा। शांता बाहर को दौड़ चली। डॉक्टर ने जेब से मोबाइल निकाला और उससे उलझ गया। शांता साबुन के घोल के साथ लौटी। मैडम को हुआ क्या? शांता आतंकित भाव से बोली। जहर हुआ। देवा! बच जाएगी? कहना मुहाल है, हालत खराब है। मैं साबुन का घोल पिलाऊंगा, उससे उल्टियां आने लगी तो चांस होगा बचने का। देवा! घर में और कौन है? साहब है। कहाँ है? अभी शायद ऊपर गए। उन्हें खबर है? है। उन्हीं को लगी सबसे पहले। कमाल है, फिर भी ऊपर हैं। शांता चुप रही। मेन डोर खुला छोड़, अभी यहाँ पुलिस पहुँचने वाली है। पुलिस? हाँ, तू जा और हॉट वाटर बॉटल तैयार करके ला। शांता वापस लपकी। तभी जयंत चौखट पर प्रकट हुआ। दूर ही रहो। रचना के गले में जबरन साबुन का घोल उतारता डॉक्टर चेतावनी भरे स्वर में बोला। बच जाएगी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्मीद कम ही नजर आती है। हे भगवान! तुम जाना नहीं कहीं, पुलिस पहुंचती ही होगी। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने बुलाया। लेकिन क्यों? केस ही ऐसा है। फिर हॉस्पिटल ट्रांसफर को पुलिस बेटर हैंडल कर सकती है। जयंत खामोश रहा। शांता हॉट वाटर बॉटल के साथ लौटी। बॉटल को डॉक्टर ने आदेश दिया, मैडम के पेट से दबा कर रख। आतंकित शांता ने जैसे तैसे आदेश का पालन किया। फिर पुलिस पहुंची। इंस्पेक्टर दीक्षित लपक कर डॉक्टर के करीब पहुंचा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से डॉक्टर की तरफ देखा। अभी है, डॉक्टर बोला। बात का पता नहीं। आप सवाल बाद में कीजिएगा, पहले इसे फौरन अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। मैं एम्बुलेंस के लिए बोल के आया था, आती ही होगी। तभी एक स्ट्रेचर उठाए 2 सफ़ेद वर्दीधारी अर्दली वहां पहुंचे। बड़ी दक्षता से उन्होंने रचना को हैंडल किया, उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और वहां से रुखसत हो गए। हुआ क्या? पीछे इंस्पेक्टर ने पूछा। जहर खाया। कैसा जहर? जो फूलों के पौधों के ट्रीटमेंट के काम आता है। कुछ दिन पहले मैंने जयंत को बाबत बताया था, वही घर में था जो कि इसने खा लिया जान पड़ता है। किस शक्ल में होता है? तरल पदार्थ है। फिर तो यहाँ कोई शीशी, कोई बोतल होनी चाहिए। दिखाई तो नहीं दे रही। कहाँ गई?
इधर उधर गिर गई होगी। सावंत, जरा देखना। सब इंस्पेक्टर सावंत सहमति में सिर हिलाता आगे बढ़ा। उसने बेड के आसपास हर जगह का मुआयना किया। कोई शीशी कहीं से हाथ न लगी। लेकिन उस तलाश में एक नई आइटम उसकी तवज्जो में आई। आतिशदान में एक कागज पड़ा था जो कि पूरा जल चुका था, लेकिन विघ्रिल होकर बिखरा नहीं था। जले कागज पर कोई तहरीर होने का आभास मिल रहा था। तत्काल फोटोग्राफर को तलब किया गया, जिसने कि उसकी अल्ट्रावायलेट रे प्रोसेस से क्लोज रेंज से कई तस्वीरें खींची। उस दौरान इंस्पेक्टर डॉक्टर से मुखातिब था। आप ज़रा ठीक से बताइए, यहाँ क्या बीती? मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। रचना आज दोपहर तक बेडरूम से नहीं निकली थी, तो जयंत को चिंता हुई थी। उसी ने सबसे पहले रचना को देखा था, फिर शांतो को बताया था, जिसने कि मुझे फ़ोन किया था। रचना की हालत की खबर लगने से थोड़ी ही देर पहले उसने जहर खाया मालूम होता था। यूँ समझो कि अब से। डॉक्टर ने अपनी कलाई पर निगाह डाली। 15 मिनट पहले। आई सी। इत्तेफाक से उस घड़ी जयंत और शांता के अलावा घर में कोई नहीं था। मिस्टर निगम इस वक्त कहाँ है? अभी तो यहीं था जयंत, यहीं कहीं होगा। खुले में सांस लेने के इरादे से ऊपर रूफ गार्डन में न चला गया हो। तभी सब इंस्पेक्टर सावंत के मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन बंद किया तो इंस्पेक्टर ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। दमयंती जाधव, सब इंस्पेक्टर ने बताया। टेलीस्कोप वाली। क्या कहती थी? इंस्पेक्टर उत्सुक भाव से बोला। फिर टेलीस्कोप के हवाले थी। कहती है उसके टेलीस्कोप से रूफ गार्डन का फायर स्केप वाली साइड का कोना दिखाई देता था, जहाँ की अभी थोड़ी देर पहले उसने जैन निगम को कोने की एक क्यारी में खड्डा खोदते और उसमें कोई चीज़ दबाते देखा था। बढ़िया। इंस्पेक्टर विजेता कैसे भाव से बोला। हवलदार बाबूराव? जी साहब जी। हवलदार तत्पर स्वर में बोला। तुमने सुना सब? जी साहब जी। ऊपर जा और खड्डे में जो कुछ भी दफन है उसे खोदकर निकाल कर ला। जी साहब जी। 5 मिनट बाद वो कोई 200 मिलीमीटर कैपेसिटी की एक भूरे रंग की शीशी के साथ वापस लौटा। शीशी में तरल पदार्थ का लेवल बताता था कि वो 1/4 तब भी भरी हुई थी। डॉक्टर को वो शीशी दिखाई गई। उसने तस्दीक की कि वही वो जहर था जो कि पौधों के ट्रीटमेंट के काम आता था। साहब जी, हवलदार बोला, मैंने शीशी को बहुत एहतियात से पकड़ा था, जैसे कि आपने पकड़ा, क्योंकि साफ दिख रहा था कि इस पर किसी की उंगलियों के निशान थे। बहुत शाबाशी का काम किया बाबूराव। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को तलब किया गया। शीशी उसको सौंपी गई। उसने जल्दी ही घोषित कर दिया कि उस पर जैन निगम की उंगलियों के निशान थे। वो है कहाँ? इंस्पेक्टर तीखे स्वर में बोला। तलाश शुरू हुई। वो उन्हें ऊपर के बड़े कमरे में मिला। उसके दाएं हाथ में एक रेजर ब्लेड था, जिससे वो अपनी बाईं कलाई की नसें काटने को आमादा था। तत्काल उसको काबू में किया गया और उस आत्मघाती हरकत से रोका गया। खुदकुशी करने जा रहे थे? इंस्पेक्टर उसे घूरता हुआ बोला। बदहवास जयंत ने जवाब न दिया। आप इस बात से न वाकिफ नहीं हो सकते कि खुदकुशी जुर्म है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। उस घोषणा की जयंत पर कोई प्रतिक्रिया हुई हो ऐसा न लगा। 2 घंटे बाद निगम हाउस होल्ड का ये हाल था कि गुमसुम जैन निगम सब इंस्पेक्टर के हवाले था, जिसने कि उसका तहरीरी बयान दर्ज किया था और उस पर उसके साइन कराए गए थे। घर के तमाम गैर हाजिर मेंबरान एक एक करके वापस लौट चुके थे। इंस्पेक्टर दीक्षित ने जयंत के बयान का अध्ययन किया। लिखा था, मैं जैन निगम, सन ऑफ शिव प्रसाद निगम, अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव में आए अपना ये इकबालिया बयान कलमबद्ध कर रहा हूँ। मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी में इसमें दर्ज कोई भी बात झूठ या गलत नहीं है। बुधवार शाम से भाई साहब की मौजूदगी में भाई साहब की वजह से इस घर में जो बीती उसने मुझे बहुत विचलित किया था, इतना कि मैं उठकर अपने कमरे में चला गया था और वहाँ बेचैनी से चहलकदमी करता रहा था। मैं हैरान था, परेशान था। जानता था कि भाई साहब ने अपने विरसे से मुझे बेदखल करने की जो ठान ली थी उससे वो बाज नहीं आने वाले थे। उसका नतीजा ये होता कि मेरी बाकी तमाम जिंदगी विपन्नता में और अभाव में गुजरती। 50 की उम्र में मैं बेरोजगार हो गया था और इस उम्र में नई नौकरी मिल जाना कोई आसान काम नहीं था। नौकरी मिल भी जाती तो ज़रूरी नहीं था कि आर्थिक रूप से वो वैसी होती जैसी कि छूटी थी।
मैं घर का करता था, लेकिन मुमकिन था कि आइंदा दिनों में मुझे अपनी औलाद का मोहताज बन जाना पड़ता। भविष्य के अपने इन डरावने हालात को सुधारने का मेरे पास एक ही तरीका था कि इससे पहले कि भाई साहब नई वसीयत कर पाते, मैं उनका कत्ल कर देता। अलाय कत्ल की तलाश में मुझे घर से दूर नहीं जाना पड़ना था। मेरे पिता की एंटीक रिवॉल्वर की सूरत में वो मेरे घर में ही उपलब्ध था। मैंने उस गन को अपने काबू में कर लिया और स्टोर में पहुंचा, जहां से मैंने भाई साहब को आवाज़ देकर बुलाया। गार्डन में बैठे वो उत्सुकतावश उठकर चले आए। मैंने स्टोर का दरवाज़ा बंद किया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, मैंने उनकी दाईं कनपट्टी से गन की नाल सटाई और घोड़ा खींच लिया। पछाड़ खाकर वो फर्श पर गिरे और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। मैंने बहुत सावधानी से स्टोर में फर्श पर बहा खून साफ किया और लाश को ले जाकर बाहर गार्डन में कुर्सी पर डाल दिया। बाद में मैंने दांव लगाकर अंकुर की टॉय गन से एक गोली चलाई, जिसकी आवाज़ सुनकर लगता कि कत्ल तब हुआ था और उस वक्त की बाकायदा मेरे पास एलिबाई थी। फायर करने के बाद टॉय गन से तत्काल पीछा छुड़ाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसे एक कुर्सी की पीठ पर टंगे नितिन सिक्का के कोट के जेब में डाल दिया। जब से मैंने ये नापाक काम किया था, तभी से मैं परेशान था। एक मिनट के लिए भी मैंने चैन महसूस नहीं किया था और मेरी पत्नी से, मेरी जीवन सहचरी से मेरी ये हालत छुपी नहीं रही थी। मैं उससे निगाहें मिलाने से खौफ खाता था, क्योंकि मुझे जान पड़ता था कि वो हकीकत को भांप चुकी थी। मेरे एक कुकृत्य से मेरा पारिवारिक जीवन तहस नहस हुआ जा रहा था। उस कुकृत्य के लिए मेरी पत्नी ने मुझे कभी शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैं तो अपने आप से शर्मिंदा था, क्योंकि उसकी आंखों में शिकायत का जज्बा मुझे हमेशा दिखाई देता था। मेरा दिल पुकार पुकार कर कहता था कि जो हुआ था, जो मैंने किया था, उसकी रूह में न उसके लिए ज़िंदगी में कोई खुशी बाकी थी, कोई चैन सुकून बाकी था, और न मेरे लिए। नतीजतन मैंने हमारी दोनों जिंदगियों को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी पत्नी को जहर दे दिया और फिर अपनी कलाइयाँ काटने वाला ही था, जबकि पुलिस ने पकड़ लिया। बकलम खुद जयंत निगम। इंस्पेक्टर ने बयान वापस सब इंस्पेक्टर को थमा दिया। अभागा डॉक्टर के मुंह से निकला। कितनी अच्छी जोड़ी थी दोनों की, 7 जन्मों के साथ वाली। नादान, नासमझ, खुदकुशी करके जान देने से बच गया, अब फांसी पर झूलेगा। नियति, नितिन सिक्का बोला, अटल है। जो होना होता है वो हो के रहता है। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर बोला, आपको कभी शक हुआ था कि जयंत कातिल था? हुआ तो था, इंस्पेक्टर बोला, लेकिन मेरे सब इंस्पेक्टर का ज़्यादा एतबार गुस्ताखी माफ जनाब माधव निगम पर था। क्यों एसआई साहब, अब आप जयंत निगम की इकबालिया बयान से संतुष्ट हैं? होना ही पड़ेगा, सब इंस्पेक्टर सावंत बोला, क्योंकि असंतुष्टि की कोई वजह तो दिखाई नहीं देती। पता नहीं क्यों मेरे को कुछ फर्जी सा, कुछ फरेबी सा जान पड़ रहा है। कोई तसल्ली की घंटी नहीं बज रही जहन में। कैसे जयंत जैसा निष्ठावान पति अपनी पत्नी को जहर दे सकता है? ऐसा करते वक्त क्यों कर उसे बच्चों का ख्याल न आया, जिनके सिर पर से माँ के स्नेह की ठंडी छाँव हट जाती। जज्बाती बातें हैं, हकीकत यही है कि रचना निगम को जहर दिया गया, लेकिन ये बात हजम होने वाली नहीं। ये बात जयंत के चरित्र से मेल नहीं खाती। बीवी की इल्जाम लगाती निगाह उसे सताती थी तो पहले ही खुदकुशी कर लेता। मार कर मरने का क्या मतलब? फैमिली पर कहर बरपाने का क्या मतलब? उन्हें मुकम्मल तौर से अनाथ कर जाने का क्या मतलब? मतलब कुछ भी हो, इंस्पेक्टर तनिक झुंझलाया। पुलिस की तरफ से ये केस सेटल्ड है। तभी अंकिता वहाँ पहुंची। मैं सिविल अस्पताल से आ रही हूँ, वो भर्राई कंठ से बोली, लेकिन वहाँ न मुझे किसी ने मम्मी से मिलने दिया और न मुझे बताया कि उनकी हालत कैसी है। कुछ बताया तो बस ये कि वो अभी भी बेहोश है। अंकल, वो डॉक्टर की तरफ घूमी, आप तो बताइए मम्मी बचेगी या नहीं? मैं यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, डॉक्टर पाटिल दबे स्वर में बोला, लेकिन उम्मीद कम ही है। अंकिता के चेहरे का रंग उड़ गया। एक क्षण को ऐसा लगा जैसे वो बेहोश होने वाली हो, और फिर वो बोली, डैडी के बारे में मैं क्या सुन रही हूँ? हौसला रखो, डॉक्टर संजीदगी से बोला। हालात ऐसे हैं कि हौसला ज़रूरी है। जयंत के बारे में जो तुमने सुना है सच सुना है। क्या सच सुना है? डैडी ने मम्मी को जहर दिया, कत्ल किया मम्मी का,
और अब कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जयंत ने इकबालिया बयान जारी किया है जिसमें उसने अपने बड़े भाई साहब को शूट किया होना भी कबूल किया है और खुद सब झूठ, बकवास। क्यों आप लोग नहीं समझते कि उन्होंने एक सस्ती सी कहानी गढ़ी और आप लोगों को सुनाई? कहानी? इंस्पेक्टर सकपकाया। हाँ। क्यों? ताकि मेरा गुनाह वो अपने सिर ले पाते। क्या? उन्होंने जो कहा मुझे बचाने के लिए कहा। उन्होंने मेरा गुनाह अपने सिर लेने की कोशिश की। अंकिता, डॉक्टर झिड़कता सा बोला, ये तू क्या कह रही है? वही कह रही हूँ जो सच है। अंकल सोमेश का कत्ल मैंने किया है। माँ के बारे में क्या कहती है? जो उस पर बीती थी उस वक्त तो तू घर पर ही नहीं थी, लेकिन मम्मी को मालूम था कि अंकल को मैंने शूट किया था। कैसे मालूम था? मैंने बताया था, ऐसे मालूम था। मम्मी इतनी बड़ी बात हजम नहीं कर सकी थी कि उसकी बेटी कातिल थी। नतीजतन उसने जहर पीकर खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। लेकिन तेरा पिता जयंत जहर की शीशी ऊपर गार्डन में फूलों की एक क्यारी में गड्ढा खोदकर दफनाता देखा गया था। शीशी पर उसकी उंगलियों के निशान तक पाए गए हैं। उसने खुद अपनी जुबानी कबूल किया है क्योंकि डैडी नहीं चाहते थे कि दुनिया को मालूम होता कि मम्मी ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उन्हें जान देना कबूल था, मम्मी पर यह लांछन आने देना कबूल नहीं था। लड़की, इंस्पेक्टर सख्ती से बोला, जो कुछ तू कह रही है उसके रूप में मुझे तेरे को गिरफ्तार करना पड़ेगा। मेरे डैडी को रिहा कर दोगे तो मुझे गिरफ्तारी की कोई परवाह नहीं। तो डॉक्टर बोला, ये असल मंशा है तेरी, तू जयंत को आज़ाद देखना चाहती है। डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर संदिग्ध भाव से बोला, आपका इशारा कहीं इस तरफ तो नहीं कि बेटी बाप की खातिर झूठ बोल रही है? मुझे गारंटी है इस बात की। डॉक्टर दृढ़ता से बोला, ऐसा कुछ नहीं है। अंकिता भी दृढ़ता से बोली, मैंने जो कहा है सच कहा है। तो फिर तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है। इंस्पेक्टर ने सिपाही आदिनाथ को तलब किया और बोला कि वो लड़की को बाहर ले जाए। सिपाही ने आदेश का पालन किया। मुझे तो लड़की सच बोलती लगी। पीछे इंस्पेक्टर डॉक्टर से बोला, आपकी क्या बात है? डॉक्टर बोला, आपको तो लड़की का बाप भी सच बोलता लगा था। तभी पुलिस का फोटोग्राफर वहां पहुंचा। उसने 10 गुना 12 का एक भूरा लिफाफा इंस्पेक्टर दीक्षित को सौंपा। इंस्पेक्टर की भवें उठी। उसने लिफाफे का मुंह खोला और भीतर मौजूद फोटोग्राफिक प्रिंट बाहर खींचा। प्रिंट में बैकग्राउंड काली थी और उस पर सफ़ेद अक्षर साफ चमक रहे थे। उसने अक्षरों से निर्मित तहरीर को पढ़ा। ये तो, वो बड़बड़ाया, केस का हुलिया ही बदला जा रहा है। वो उठ खड़ा हुआ। उसने सब इंस्पेक्टर सावंत को इशारा किया। दोनों बाहर हॉल में आ गए। इंस्पेक्टर ने प्रिंट अपने मातहत को थमाया। सावंत ने भी उस तहरीर को पढ़ा। कमाल है, फिर उसके मुंह से निकला, इसका तो मतलब हुआ कि बाप बेटी दोनों झूठ बोल रहे हैं। कोई भेद है? इंस्पेक्टर गंभीरता से बोला, बाप ही जिस पर उंगली रख सकता है। लगता है आपका विश्वास अभी भी बाप के ही कातिल होने पर है। हाँ, इसलिए वो ही आसानी से स्थापित कर सकता है कि बेटी झूठ बोल रही है। बेटी अपने बयान से न हिले तो झमेला जिसमें हम उलझ के रह जाएंगे। तो दोनों में से किसी को भी निर्विवाद रूप से कातिल साबित करना दुश्वार होगा। कोर्ट में बाप को दोषी करार देंगे तो बेटी पुकार के दुहाई देने लगेगी कि उसकी सुनी जाए। बेटी को बतौर मुजरिम कटघरे में खड़ी करेंगे तो अपने इकबालिया बयान के हवाले से बाप चिल्लाने लगेगा कि उसको बचाने की खातिर बेटी झूठ बोल रही थी। हम दोनों में से एक को झूठा करार न दे सके तो हमारा केस ही ढेर हो जाएगा, या इस सिलसिले में हम बाप बेटी की कोई मिलीभगत साबित कर पाएं। हमें दोनों से बात करनी चाहिए। मैं उस पिछवाड़े में ऑफिस के कमरे में जाता हूँ, तुम दोनों को वहाँ पहुँचाओ। यस सर। इंस्पेक्टर पिछवाड़े में कमरे में पहुँचा और मेज के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। अंकिता वहाँ पहुँची। बैठो, इंस्पेक्टर बोला। अंकिता उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गई। फिर सब इंस्पेक्टर के साथ जयंत निगम वहां पहुंचा। अंकिता को वहां पहले से मौजूद पाकर उसकी भवें उठी। बाप बेटी की निगाहें मिली। अंकिता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मुंह से आवाज न निकली। उसके गले की घंटी जोर से उछली और नेत्र सजल हो उठे। बैठिए, इंस्पेक्टर बोला। जयंत बेटी के बाजू में एक कुर्सी पर बैठ गया। मिस्टर निगम, इंस्पेक्टर बोला,
आपने एक साइन स्टेटमेंट जारी की जिसमें आपने दावा किया कि आपने अपने भाई का कत्ल किया था और पत्नी का कत्ल करने की कोशिश की थी। फिर आपकी बेटी ने उसने अंकिता की तरफ संकेत किया, स्वेच्छा से बयान दिया जो आपके बयान से ऐन उलट था। अंकिता के बयान से आप न वाकिफ नहीं हैं। अब आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं, जयंत भावहीन स्वर में बोला। मैंने जो कहना था कह चुका। ये आपका आखिरी फैसला है? ये मेरा इकलौता फैसला है। ओके। इंस्पेक्टर ने उस भूरे रंग के लिफाफे में से प्रिंट निकाला और खामोशी से उसे जयंत के सामने डाल दिया। जयंत ने प्रिंट की तहरीर पर निगाह डाली तो उसके नेत्र फट पड़े। फिर उसका सिर झुका और उसने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। आपने तहरीर को सिर्फ पहचाना, इंस्पेक्टर बोला। उसे पढ़ने की कोशिश न की, क्योंकि पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप उससे पहले से वाकिफ थे, क्योंकि आप ही ने उसे माचिस दिखाकर भस्म हो जाने के लिए आतिशदान में डाला था। कहिए कि मैं गलत कह रहा हूँ? जयंत ने सिर न उठाया। अंकिता ने झपट कर पिता के सामने पड़ा प्रिंट उठाया और उस पर व्याकुल निगाह डाली। ये उसके मुंह से निकला। ये मेरी माँ का हैंडराइटिंग है। पढ़ो, क्या लिखा है? इंस्पेक्टर ने आदेश दिया। अंकिता ने पढ़ा। लिखा था, पुलिस के ध्यान आकर्षण हेतु अपने जेठ सोमेश निगम का कत्ल मैंने किया है। मैं समझती थी मैं इस राज को हमेशा हमेशा छुपाए रख सकती थी, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं जान पड़ता। मेरा गुनाह मेरी अंतर आत्मा पर बोझ बनता जा रहा है। मेरा दिल गवाही देता है कि कभी तो ये राज खुल के रहना है। मैं अपनी कल्पना अदालत के कटघरे में बतौर मुजरिम खड़ी नहीं कर सकती। मैं पब्लिक का, सोसाइटी का धिक्कार नहीं सहन कर सकती। सजा के ख्याल से मेरा कलेजा कांपता है। इसलिए मैं वो जहर पीकर अपने आप को खत्म कर रही हूँ जो कि मैंने अपने पति की खेती बाड़ी की टूल किट से चुराया है। रचना निगम। पुनश्च मैं अपने परिवार से अपने कुकृत्य के लिए क्षमा याचना करती हूँ और इस संतोष के साथ मरती हूँ कि मुझे सबसे और सबको मुझसे बहुत बहुत प्यार है। अंकिता ने प्रिंट पर से सिर उठाकर अपने पिता की तरफ देखा। मेरे को बर्दाश्त नहीं था। जयंत सिर झुकाए कमजोर लहजे से बोला कि तेरी माँ को लोग हत्यारी कहकर याद करें, इसलिए मैंने उसकी चिट्ठी जला दी और जहर की शीशी को रोव गार्डन की एक क्यारी में दफन कर दिया। मुझे लगा था कि फांसी के फंदे पर झूल जाना आसान था। उम्र भर तेरी माँ पर हत्यारी होने की तोहमत के साथ जीना मुश्किल था। पापा। अंकिता उठकर जयंत से लिपट गई और सुबकियाँ लेती रोने लगी। धीरज रख बेटी। जयंत खुद अपने आंसू रोकता बोला। जिंदगी में हर तरह की घड़ी आती है। सुख दुख जो भी ईश्वर दिखाए सहना पड़ता है। धीरज रख। अंकिता पिता से अलग हुई। मेरी बीवी की कोई ताज़ा खबर है? जयंत ने इंस्पेक्टर से पूछा। इत्तेफाक से है। अंकिता के सामने से प्रिंट उठाता इंस्पेक्टर बोला। क्या? आपकी बीवी पहले से बेहतर है, सुधार है उसकी हालत में। आप उसे कुछ नहीं कहेंगे? जयंत एकाएक तीखे स्वर में बोला। वो अपने होशो हवास में नहीं थी, नहीं जानती थी वो क्या कर रही थी, जबकि उसने ये चिट्ठी लिखी थी। मैंने भाई साहब का कत्ल किया है। सुना आपने? मैंने सोमेश निगम को मारा है। मैं कातिल हूँ, कोई कुछ भी कहे, मैं कातिल हूँ। सुना आपने? मैं कातिल हूँ। तभी माधव निगम ने वहाँ कदम रखा। इंस्पेक्टर ने अप्रसन्न भाव से उसकी तरफ देखा। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। माधव बोला। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने सब सुना। नाजायज़ हरकत की। अब क्या चाहते हैं? जयंत से अपनी शर्मिंदगी का इजहार करना चाहता हूँ। वो जयंत की तरफ घूमा। मेरे भाई, मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि तुमसे निगाह मिलाने की ताब नहीं ला सकता। जो हुआ मेरी वजह से हुआ। जो हुआ मैं उसे होने से रोक सकता था। मैं निकम्मा, नालायक, नामकूल शख्स साबित हुआ। मेरे को पता होता कि बाद में इतना बखेड़ा खड़ा हो जाने वाला था तो मैं पहला नामुराद कदम ही न उठाता। कौन सा पहला कदम? इंस्पेक्टर तीखे स्वर में बोला। माधव ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। वो पूर्वतः जयंत से संबोधित हुआ। अब रचना कैसी है? सुना है पहले से बेहतर है। जयंत दबे स्वर में बोला। बच जाएगी? उम्मीद है। शुक्र है खुदा का। वो मर जाती तो ये सरासर मेरी गलती होती। क्या कह रहे हैं आप? इंस्पेक्टर ने पूर्वतः तीखे स्वर में बोला। मेरी को समझाइए। एंड दैट्स एन ऑर्डर। सुनिए, माधव बोला। कल रचना मुंबई गई थी। मुंबई कहाँ?
जनमत अखबार के ऑफिस में। वो वहाँ अखबार के संपादक से मिली थी। संपादक ने मेरे को सब कुछ बताया था। फिर आज उसने जहर खा लिया, पीछे चिट्ठी छोड़ गई। चिट्ठी से ही मैं समझ गया कि क्या माजरा था। उसने चिट्ठी में लिखा होगा कि कत्ल उसने किया था। हाँ, ये है चिट्ठी का कैमरा प्रिंट। उससे ऐसा ही करना अपेक्षित था। जनमत के संपादक ने उससे कहा था कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाएगा, कत्ल का ये वाकया फैमिली का पीछा नहीं छोड़ेगा। बोला वो मर जाएगी तो भी यही न्यूज़ बनेगी कि वो मकतूल सोमेश निगम की भाभी थी, जिसकी की हत्या का केस कभी हल नहीं हुआ था। बेटी की शादी होगी तो खबर बनेगी कि वधू सोमेश निगम नाम के उस शख्स की भतीजी थी, जिसकी हत्या का केस कभी हल नहीं हो सका था, वगैरह। रचना को अपने बच्चों से बहुत प्यार था। वो उनके लिए कोई भी कुर्बानी कर सकती थी। इसी वजह से उसने ये चिट्ठी लिखी और खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। अगर मुझे पता होता कि वो इतना बड़ा कदम उठा बैठेगी तो मैंने। वो खामोश हो गया। तो क्या? इंस्पेक्टर बोला। तो आपने क्या किया होता? तो मैंने असल कातिल का नाम लिया होता। क्या आप असल कातिल को जानते हैं? मैं ही जानता हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। जयंत कातिल नहीं, रचना को तो कातिल करार देना ही जुल्म है। शांता ने कत्ल किया हो, ये कुछ ज़्यादा ही दूर की कौड़ी है। बच्चों में से किसी के कातिल होने का तो ख्याल भी करना गुनाह है। अंकल की दौलत के लिए उनमें से किसी ने खून किया हो, ऐसा सोचना मूर्खता है। वो तो इतने छोटे हैं कि अभी दौलत को ठीक से समझते भी नहीं। आपने तो फैमिली में से सबको बरी कर दिया। सबको नहीं। कौन बच गया? मैं भी फैमिली हूँ। आप कातिल? और मैं क्या कह रहा हूँ? इंस्पेक्टर मुंह बाए उसे देखने लगा। आप? फिर बोला, आप कबूल करते हैं कि आप कातिल हैं? हाँ, करता हूँ, क्योंकि मौजूदा हालात में मेरा ऐसा करना ज़रूरी हो गया है। नहीं करूँगा तो कोई बेगुनाह सूली की राह पर होगा। इस बारे में आप फौरन कुछ क्यों न बोले? मेरा स्वार्थ था। क्या? मैं सारे वाक़यात को बुनियाद बनाकर एक नावल लिखने का इरादा रखता था, इसलिए नावल मुकम्मल हो जाने तक मैं कातिल की शिनाख्त को छुपाकर रखना चाहता था। कातिल का राज पहले ही उजागर हो जाता तो मेरा जासूसी नावल कैसे चलता? नावल की रिलीज के साथ मैं खुद को बतौर कातिल पेश करता तो ये एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट होता और मेरा नावल हिट होता ही होता। यूँ मैं अपने पीछे कोई यादगार छोड़ के जाता। कमाल है। सब इंस्पेक्टर ने खंखार कर गला साफ किया और फिर बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। किस बारे में? इंस्पेक्टर बोला, इसी बारे में। तुम कत्ल के बारे में कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, हर कोई कातिल की बाबत अपना ज्ञान बघार रहा है, तो ये काम मैं भी करना चाहता हूँ। करो। सबसे पहले मैं जयंत निगम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। जयंत सशंक दिखाई देने लगा। आप जरा मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। सब इंस्पेक्टर जयंत से संबोधित हुआ। जयंत ने सप्रयास उसकी तरफ देखा। आपके इकबालिया बयान में सोमेश निगम के कत्ल का सविस्तार वर्णन है, जिसे कि आपने स्टोर में शूट किया और फिर लाश को घसीटकर गार्डन में पड़ी एक कुर्सी पर डाल दिया। ठीक? जयंत ने सहमति में सिर हिलाया। उसी रोज मकतूल के कंपेनियन नितिन सिक्का पर भी जानलेवा हमला हुआ। उसका कोई जिक्र आपके इकबालिया बयान में क्यों नहीं? जी, हालात से साफ जाहिर है कि जिस किसी ने आपके बड़े भाई का कत्ल किया, उसी ने नितिन सिक्का के कत्ल की कोशिश की। इस लिहाज से सिक्का पर हुए हमले के भी जिम्मेदार आप होने चाहिए, लेकिन आपके इकबालिया बयान में उस दूसरी वारदात का कोई जिक्र नहीं। ऐसा क्यों? जयंत बगले झांकने लगा। दूसरे हमले की कोई वजह भी नुमाया नहीं। वो हमला बस हुआ। क्यों हुआ इस बाबत पुलिस समेत किसी की कोई राय नहीं। आप बताइए, सिक्का के मरने में किसी का क्या फ़ायदा था? जिंदा बच जाने में किसी का क्या नुकसान था? मैं कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? आप तो कातिल हैं, सेल्फ कन्फेस्ड कातिल हैं। आप क्यों नहीं जानते? जयंत ने जवाब न दिया। वो बेचैनी से पहलू बदलने लगा। आपका काम मैं आसान किए देता हूँ। जयंत ने सक पकाकर सिर उठाया। सब लोग बाहर चलिए। सब इंस्पेक्टर के वक्तव्य ने ऐसा सस्पेंस फैलाया था कि किसी ने सवाल न किया कि बाहर क्यों चलना था। सब लोग वापस ड्राइंग रूम में पहुंचे, जहां बाकी लोग मौजूद थे। मैं दूसरे हमले के बारे में कह रहा था। सब इंस्पेक्टर बोला। जयंत जी, आपके इकबालिया बयान में दूसरे हमले का जिक्र नहीं था।
आपकी मिसेस की चिट्ठी में दूसरे हमले का जिक्र नहीं था, क्योंकि एकाएक सब इंस्पेक्टर का स्वर नाटकीय हो उठा। ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं था। सब चौंके। मैं आपकी पत्नी की या आपकी बेटी की कल्पना बतौर कातिल नहीं कर सकता। गोली दोनों में से कोई भी चला सकती थी, लेकिन लाश को घसीटकर स्टोर से रूफ गार्डन के सेंटर में पड़ी कुर्सी तक नहीं पहुंचा सकती थी। मकतूल भारी भरकम बदन का मालिक था और आपकी बेटी और पत्नी दोनों इकहरे बदन की हैं, नाजुक से कद काट की हैं। माधव निगम के कन्फेशन पर भी मेरा यही इल्जाम है कि ये सोमेश निगम को शूट किया होना कबूल करते हैं, लेकिन नितिन सिक्का पर हुए हमले का जिक्र तक नहीं करते। सिक्का ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर होंठ भींच लिए। अपने जिक्र से मिस्टर सिक्का परेशान है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सिक्का सचेत हुआ। बकौल आपके आप पर हमला हुआ। किसी ने स्टोर में पीठ पीछे से किसी भारी चीज का वार आपकी खोपड़ी पर किया, जिससे आपकी चेतना लुप्त हो गई और आप धराशायी हो गए। फिर किसी ने कुकिंग गैस का सिलेंडर खोल दिया ताकि गैस आपकी जान ले लेती। ठीक? सिक्का ने सहमति में सिर हिलाया। आप स्टोर में क्या कर रहे थे? वहां आपका क्या काम था? बड़ी देर बाद ये सवाल करना सूझा। सिक्का के स्वर में व्यंग का पुट आया। आखिर सूझा। जवाब दीजिए। आपकी याददाश्त में नुक्स है। मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। फिर दीजिए। मैं स्टोर में कुछ नहीं कर रहा था। स्टोर में मेरा कोई काम नहीं था। याद कीजिए, अगर ये काम बहुत मुश्किल न हो आपके लिए। बुधवार को हमले से हुई अपनी खस्ता हालत से उबरने के बाद मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था मैं स्टडी में जा रहा था क्योंकि मेरा सिर फिर दुखने लगा था और मैं वहाँ रेस्ट करना चाहता था। मैं गलियारे में था जबकि किसी ने पीठ पीछे से किसी भारी चीज का मेरे सिर पर वार किया था। मुझे बेहोश होकर गिरने से रोकने के लिए किसी ने मुझे पीछे से थाम लिया था और फिर ज़रूर वो ही मुझे स्टोर में घसीट कर ले गया था। सिक्का के स्वर में व्यंग का पुट आया। याद आया कुछ? आया। मेरी याददाश्त तरोताज़ा करने के लिए शुक्रिया। बाद में आपके साथ जो भी थी, उसके बाद होश आने पर आप मेरे शुक्रगुजार हुए। आपने फरमाया कि वक्त रहते मैं स्टोर में न पहुंचा होता और आपको स्टोर से उठाकर नीचे यहाँ न लाया होता तो आपका अंजाम वाकई बुरा होता। आपको याद आया? हाँ, यही कहा था ना आपने? यही कहा होगा। होगा नहीं, निश्चित जवाब दीजिए। सिर्फ हफ्ता पहले की बात है। आपको याद होना चाहिए। आपने क्या कहा था? यही कहा था। पक्की बात? हाँ। गुड। अब लाख रुपए का सवाल ये है कि क्यों आप मेरे शुक्रगुजार हुए? क्योंकि कैसे आपको मालूम था कि ऊपर स्टोर से उठाकर नीचे यहाँ ड्राइंग रूम में मैं आपको लाया था? आप तो बेहोश थे। बेहोशी में कैसे आपको मालूम हो सकता था? किसने आपको उठाया? सिक्का जैसे आसमान से गिरा। हर किसी को उसके चेहरे का रंग साफ उड़ता दिखाई दिया। मैं जागरूक पुलिस ऑफिसर नहीं, सब इंस्पेक्टर सावंत खेदपूर्ण स्वर में बोला। मुझे अफसोस है कि जो बात उसी रोज मेरे जहन में हथौड़े की तरह बजनी चाहिए, उसकी अहमियत मुझे आज एक हफ्ते बाद सूझी। सन्नाटा छा गया। आपने खुद अपने सिर को चोटिल किया। सावंत पुरजोर लहजे से बोला। आपने गैस तब खोली जब आपको मालूम पड़ गया कि बाहर लोग पहुंच चुके थे और किसी भी क्षण भीतर दाखिल हो सकते थे, ताकि गैस से आपकी जान को कोई खतरा न बनता। सब ड्रामा आपने इसलिए किया क्योंकि यूं ये स्थापित होता कि आप तो कातिल हो नहीं सकते थे, आप तो विक्टिम थे, क्योंकि आपको भी मार डालने की कोशिश की गई थी। यानी आपका भी हमलावर वही था जिसने आपके एम्प्लॉयर का कत्ल किया था। सब कुछ ठीक ठीक किया, लेकिन एक बात में चूक गए। जितना बोलना था उससे ज़्यादा बोल गए। तत्काल कोई प्रतिक्रिया भी सामने न आई तो शेर हो गए और पूरी तरह से खुद को सेफ समझने लगे। मुझे बॉस का कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी? सावंत ने इंस्पेक्टर की ओर देखा। आखिर वो उसका आला अफसर था, उससे ज़्यादा तजुर्बेकार और काबिल था। ज़रूरत जाहिर है, यू बास्टर्ड। इंस्पेक्टर दीक्षित खास पुलिसिया लहजे में बोला। तेरा एम्प्लॉयर अपनी वसीयत तब्दील न कर पाता। ऐसा चाहने वालों में निगम फैमिली नहीं, तू भी था। पुरानी वसीयत तुझे जीवन पर्यंत 5 लाख रुपए सालाना का मालिक बनाती थी। तू जानता था एम्प्लॉयर की मौत के बाद तू ये रकम न कमा पाता। फिर विरसे से जो हासिल होना था वो बिना कुछ किए हासिल होना था। नौकरी में तो वो भी बढ़ती उम्र में बहुत जमारी करनी पड़ती है। मुफ्त की हासिल को कौन छोड़ता है?
तेरे से भी न छोड़ा गया, इसलिए तूने अपने एम्प्लॉयर के खून से हाथ रंगे। अब कह के दिखा कि तूने ऐसा नहीं किया। सिक्का के मुंह से बोल न फूटा। इसी ने, सावंत बोला। शक की सुई तुषार की तरफ मोड़ने के लिए गन को इंजन ऑयल लगाया। इंजन ऑयल का एक डिब्बा मैंने स्टोर में ही पड़ा देखा था, इसलिए ये काम इसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। इंस्पेक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। एम्प्लॉयर को शूट करने के बाद इसी ने गन की मुठ को पोंछकर उस पर मकतूल की उंगलियों के निशान बनाए। इसी ने अंकुर की टॉय गन काबू में की। खिड़की से बाहर हाथ निकालकर उससे एक फायर कर दिया और गन अपने ही कोट की जेब में रख ली। ये काम इसके लिए आसान था, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये बैठा ही खिड़की के करीब हुआ था और अपने ही कोट की जेब में गन सरका लेना तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। सावंत एक क्षण ठिठका और फिर बोला, इसकी बड़ी चालाकी 2 बार गोली चलाने में थी। ये ऊपर स्टडी में था। सोमेश निगम ऊपर मरा पाया जाता तो सबसे पहले इसी पर शक होता, लिहाजा इसका अपने लिए एलिबाई गढ़ना जरूरी था। उसी मिशन के तहत इसने ऐसा इंतजाम किया कि घातक गोली की आवाज़ कोई ना सुन पाता, और जो गोली की आवाज़ सुनी जाती उस वक्त ये और लोगों के बीच हर किसी की निगाह में होता। इंस्पेक्टर का सिर फिर सहमति में हिला। गोली खिड़की से बाहर हाथ निकालकर चलाई गई। सब ने गोली की आवाज़ सुनी तो सहज ही समझ लिया कि आवाज़ ऊपर से आई थी, क्योंकि हर किसी के जहन में पहले से ही ये बात बैठी हुई थी कि कत्ल ऊपर हुआ था। गोली ऊपर चली थी। दूसरी गोली ऊपर चली होती तो टॉय गन वहीं कहीं छुपाई गई होती, कहीं किसी फूलों की क्यारी में, गार्डन की घास में, तीनों कमरे में से किसी में, या मुंडेर के ऊपर से नीचे कहीं फेंक दी गई होती। टॉय गन इसके कोट की जेब से बरामद होना भी साबित करता है कि वो नीचे चलाई गई थी, क्योंकि गन छुपाने का सहज सहूलियत वाला साधन, कुर्सी की पीठ पर टंगा कोट वहां उपलब्ध था। वेरी क्लेवर, इंस्पेक्टर बोला। वेरी क्लेवर इंडीड। अब बोलो, अपना गुनाह कबूल करते हो? सिक्का ने जवाब न दिया। कोई बात नहीं, अभी टाइम है हमारे पास। तुम कबूल करोगे, क्यों नहीं करोगे? हम कबूल करवाएंगे ना, आखिर और हमें आता क्या है? सबने सिक्का के शरीर में सिहरन दौड़ती साफ देखी, लेकिन मुंह से वो फिर भी कुछ न बोला। इंस्पेक्टर परिवार की तरफ घूमा। उसकी निगाह पैन होती हुई एक एक सदस्य पर फिरी। फिर वो जैसे सबसे संबोधित हुआ। मैं आप लोगों के आपसी इत्तेफाक और प्रेम भाव की दाद देता हूँ। आज के ज़माने में एक दूसरे पर निसार हो जाने वाले परिवार कम ही देखने को मिलता है। मैडम की, मिसेस रचना निगम की कुर्बानी तो बेमिसाल है, जिन्होंने परिवार के हित में अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। मैं उनके जल्दी ठीक हो जाने की और लंबी उम्र की दुआ करता हूँ। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर गहन कृतज्ञता के भाव आए। तो यह था सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक मज़ेदार उपन्यास। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।